संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है शासन तंत्र का 7वां भाग, ये अंतिम भाग है। आज हम चर्चा करेंगे कि देश के राजनीतिक तंत्र को कैसे सुधारा जाए ताकि योग्य और ईमानदार लोग शासन करने को आगे आए। इसके लिए राजनीतिक दलों की शुद्धि करनी होगी, क्योंकि आज राजनीतिक दल ही चुनावों के कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं और जीत कर साधारणतया सरकार बनाते हैं। आज के परिदृश्य में कोई भी योग्य, पढ़ा लिखा और दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता हो, चुनावी राजनीति में प्रवेश करने को सोच भी नहीं सकता। ज़्यादातर चुने हुए जनप्रतिनिधि को देश के समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसमें तो कई अपराधी किस्म के लोग होते हैं और बेईमानी से प्राप्त धन के स्वामी होते हैं। देश ने कई बार कम पढ़े लिखे और इवन अनपढ़ लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हुए देखा है लोगों के द्वारा, और कई बार लगभग अनपढ़ प्रतिनिधि मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। अंग्रेज़ों के देश छोड़ने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने वोट देने का और जनप्रतिनिधियों के लिए खड़े होने का अधिकार सभी वयस्कों को दे दिया था। इसके लिए संविधान में कोई क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। इन कारणों से इस समय इन अधिकारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम वोट देने के अधिकार अक्षुण्ण रखकर इलेक्ट होने के अधिकार को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सेलेक्टो इलेक्टिव पद्धति को हम लोग अपना सकते हैं। यह महत्वपूर्ण देश के लिए नहीं है कि हर वोटरों को MP MLA बनने का अधिकार मिले, बल्कि यह अति महत्वपूर्ण है और आवश्यक है कि ऐसे ही जनप्रतिनिधि चुने जाएं जो योग्य हों और देश के वेलफेयर के लिए, आम लोगों की समृद्धि के लिए काम करने को तत्पर हों। इसके लिए हमें एक ऐसे चुनाव और राजनीतिक पद्धति को अपनाना होगा जिससे ऐसे ही योग्य प्रतिनिधि चुने जाएं। ऐसी पद्धति के लिए हमें कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिनमें कुछ की लिस्टिंग है। कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिक्स करना, अपराधियों को राजनीतिक एक्टिविटी से दूर रखना, मजबूत इलेक्शन कमीशन बनाना, चुनावों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का होना, पार्लियामेंट और असेंबली का फिक्स टेन्योर रखना ताकि मध्यावधि चुनाव न हो, इलेक्शन प्रोसेस में सुधार, पार्टी मैनिफेस्टो को महत्व देना, राजनीतिक दलों में सुधार, कुछ पदों का टेन्योर फिक्स रखना। अब इसमें पहले मुद्दे को उठाते, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिक्स करना। योग्य प्रतिनिधि चुनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इवन पाकिस्तान जैसे देश में, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि वहाँ का डेमोक्रेसी, आपको क्या कहा जाए, डेमोक्रेसी है भी या नहीं हम नहीं कह सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी को मान भी लें तो वहाँ पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। हम लोग इन जनप्रतिनिधियों को कानून बनाने और कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ पर निर्णय करने के लिए चुनते हैं। ये जनप्रतिनिधि सरकार के कार्यकलापों पर नज़र रखते हैं। अतः इन जनप्रतिनिधियों को कानून बनाने की जटिलता और इतिहास, भूगोल, विभिन्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के कार्यकलापों, देश विदेश से संबंधित करंट अफेयर्स आदि का ज्ञान होना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के इन क्षेत्रों में ज्ञान की परीक्षा आवश्यक है, होना ही जरूरी नहीं है, इसकी परीक्षा भी जरूरी है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन प्रति वर्ष एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट अरेंज करेगी, जिसमें हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमी, बजट बनाने की प्रक्रिया, देश के विभिन्न कानून और जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी जिसे ग्रेजुएशन की डिग्री हो इसमें बैठ सकता है। जिन्हें इन परीक्षा में
50% से अधिक मार्क्स मिले वही इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आप अगर थोड़ा याद करें कि इवन कुछ पार्टियों ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि ये ज़रूरी है। जून 2018 में कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अपने प्रवक्ता पद के लिए लोगों के चुनाव के लिए एक इसी तरह का एग्ज़ाम जो है वो की व्यवस्था की थी। क्यों? कांग्रेस भी समझ रहा था कि हमारे प्रवक्ता जो है उनको कुछ ज्ञान होना चाहिए, तभी वे भाजपा और अन्य दलों के प्रवक्ता के सामने टिक पाएंगे। तो जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं होना चाहिए? अब इसका क्या हश्र हुआ था ये आपको अगर याद होगा तो उसमें चोरी हुई थी, फिर भी कुछ लोग कोई भी पास नहीं कर पाया था। ये हालत है यहाँ के पॉलिटिकल लोगों का। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि पार्टियां भी समझ रही हैं कि हमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। अब अपराधियों को पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रखना, इस संदर्भ में 1993 में गठित वोहरा कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा हम लोगों ने की है, जिसके अनुसार देश का शासन तंत्र अपराधियों, बेईमान नेताओं और नौकरशाहों के गिरफ्त में आ गया है। इसे सुधारने के लिए चुनाव में भाग लेने से ऐसे तत्वों को रोकना होगा। चुनाव के लिए नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने के समय कैंडिडेट को अपना सारा डिटेल शपथ पत्र के साथ देना होगा, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेल्थ, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ रेजिडेंस, पेंडिंग सिविल क्रिमिनल केसेस का रिकॉर्ड आदि देने होंगे। इलेक्शन कमीशन द्वारा लिए गए एग्ज़ाम का प्राप्त अंक, इन रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन द्वारा उन्हीं मानदंडों पर किया जाएगा जिस मानदंडों पर यूपीएससी के कैंडिडेट का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं और चुने जाते हैं तो जब तक पुलिस वेरिफिकेशन में आपको ओके नहीं किया जाता है तब तक आपको जो है सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? वो तो इन जनप्रतिनिधियों के मंत्री और जो है प्रधानमंत्री और अन्य चीज़ों से नीचे के पद पर ये काम करते हैं, तो इनके लिए क्यों नहीं हो? इलेक्शन कमीशन इसे 1 महीने में पूरा करेगा। किसी भी कैंडिडेट को क्लियर करने का मानदंड यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के मानदंड के बराबर ही होगा। जिस कैंडिडेट का नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिजेक्ट होगा वे एक एपलेट बॉडी जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज और 4 अन्य इमिनेंट पर्सन होंगे को अपील कर सकता है। इस एपलेट बॉडी को इसके निस्तारण करने का समय 1 महीना दिया जाएगा। 1 महीने में उसे निस्तारण करना होगा। इसके विरुद्ध अपील एक स्टेट एपलेट बॉडी में, जिसमें हाईकोर्ट के 1 जज और 4 इमिनेंट पर्सन रहेंगे, उसमें ये लोग कर सकते हैं। उन्हें भी 1 महीने में ये इनका निस्तारण करना होगा। और स्टेट लेवल जो एपलेट बॉडी है उसका जो डिसीजन होगा वो कंप्लीट कर देगा इस प्रोसेस को, उसको जो है फाइनल माना जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन का होना जरूरी है। अभी अपने देश में क्या है, केंद्र में एक इलेक्शन कमीशन होता है और वो एक परमानेंट बॉडी है, और राज्यों में कोई एक आईएएस अफसर को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया जाता है। राज्यों में इलेक्शन कमीशन का कोई परमानेंट संगठन नहीं है। इलेक्शन कमीशन का संगठन परमानेंट स्टाफ के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्रिएट करना होगा। ये सभी सेंटर के मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करेंगे। अब प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम, अभी हमारे देश में चुनाव का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति लागू है। इस पद्धति के अनुसार कहीं कहीं 7-8% मत पाए हुए प्रत्याशी भी चुन लिए जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। कई बार 30% मत पाने वाले पार्टी सदन में 2/3 मेजोरिटी पाते हैं। ऐसे हालत में विरोधी पार्टियां ये तंज कसती हैं कि रूलिंग पार्टी को 70% मतदाताओं ने रिजेक्ट किया हुआ। एक ट्रू मेजोरिटी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। इनमें हम कोई भी इन 2 पद्धतियों, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे, 2 पद्धतियों को अपना सकते हैं। पहला है मतदाताओं को कैंडिडेट के लिए अपना प्रेफरेंशियल वोट देना होगा। उन्हें इंडिकेट करना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अगर जीतने वाले कैंडिडेट को फर्स्ट पास द पोस्ट को 50% से अधिक मत नहीं आता है तो फर्स्ट राउंड में 20% से कम वोट प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करते हुए उन वोटों को अन्य प्रत्याशियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तरह जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% से अधिक मत नहीं आता है तब तक राउंड ऑफ काउंटिंग निचले प्रत्याशियों को नॉमिनेट करते हुए बढ़ाते रहना होगा। अंततः 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जा सकता है। ये पद्धति कई देशों में है। अब दूसरी पद्धति जिसको हम अगर इसे नहीं अपनाते हैं तो दूसरी पद्धति क्या है जो हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एडॉप्ट कर सकते हैं। इसकी जगह 50% सीट पर चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से और फर्स्ट पास द पोस्ट के माध्यम से होगा और वोट करते वक्त वोटर कैंडिडेट और पार्टी दोनों के लिए अपना मत डालेंगे। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के प्रारंभ होने के पहले अपने दल के ऐसे प्रत्याशियों का लिस्ट प्रायोरिटी के साथ चुनाव आयोग को देंगे जिनका चुनाव वे दल पार्टी के मतों के आधार पर चाहते हैं। एक तो हुआ कि फर्स्ट पास द पोस्ट पे अब जैसे 500 मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में सीट है तो 250 सीट पर डायरेक्ट इलेक्शन होगा और 250 सीट पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे होगा और जो वोटर है वो कैंडिडेट के अलावे पार्टी को भी वोट अपना देगा और दोनों का ही पार्टी का वोट और कैंडिडेट के वोट का जो है मतगणना होगा और जो पार्टी के वोट के अनुसार जो है उनके दिए हुए लिस्ट पर उनके कैंडिडेट को विजयी घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार पार्टी के मतों के आधार पर केवल उन्हीं दलों के प्रत्याशी चुने जाएंगे जिन दलों को पूरे देशों में मतों में कम से कम 5% मत आएगा या जिनके कम से कम 3 प्रत्याशी डायरेक्टली इलेक्टोरल सीट पर विजयी होंगे, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, कि 5% वोट आना ज़रूरी है तभी वो ये जो है पार्टी के वोटों पर वो उनका जो है चयन हो सकता है या कम से कम 3 कैंडिडेट उनका जीता हो। जब पार्लियामेंट और असेंबली का फिक्स टेन्योर रखना 1967 तक राज्य हमारे यहाँ ही अपने देश में 1967 तक राज्यों के असेंबली और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 67 के बाद मध्यावधि चुनावों के कारण प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य के असेंबली का चुनाव होता रहता है। इस कारण देश हर समय इलेक्शन के मूड में रहता है। यद्यपि प्रधानमंत्री 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं लेकिन आजकल उन्हें प्रत्येक वर्ष चुनावी मूड में रहना पड़ता है और विरोधी दल हर राज्य के चुनाव को प्रधानमंत्री के पॉपुलैरिटी टेस्ट के रूप में प्रचारित करता है, चिन्हित करता है। ये हार गए, वो जीत गए, फलाना हो गए, अब इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई। तो इसलिए देश हित में लोकसभा और राज्यों के असेंबली का टेन्योर फिक्स्ड रखना होगा। ऐसे कई डेवलप्ड डेमोक्रेटिक देशों में प्रावधान है, जैसे जर्मनी में ये प्रावधान है। इसके लिए किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव अगर विरोधी दल लाते हैं तो उसके साथ एक विश्वास का प्रस्ताव भी उन्हें लाना होगा कि वे अल्टरनेट व्यवस्था किसका चाहते हैं। अगर विश्वास का प्रस्ताव नहीं लाते हैं तो जो सरकार चल रही है वही सरकार चलती रहेगी, कोई भी मध्यावधि चुनाव का प्रावधान नहीं रहेगा। हर इलेक्शन प्रोसेस में सुधार, लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। चुनाव आयोग इन चुनावों की तिथि की घोषणा 5 माह पूर्व करेगी। अब जैसे मई में चुनाव होना है तो जनवरी में पब्लिश कर देगी कि भाई मई में चुनाव होने जा रहा है। संभावित प्रत्याशी अपने पेपर्स चुनाव आयोग को 4 महीने से पहले सबमिट कर देगा। प्रत्याशियों को जो पेपर सबमिट करने होंगे वो होंगे न्यूनतम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो भी फिक्स हो, ग्रेजुएशन या जो भी हो। चुनाव आयोग के द्वारा लिए गए परीक्षा के पास सर्टिफिकेट, पार्टी द्वारा नॉमिनेशन सर्टिफिकेट अगर कैंडिडेट पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ेगा, अपना और पूरे परिवार के मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का लिस्ट, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ पेंडिंग या डिसाइड किए हुए सिविल क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस का लिस्ट, कन्विक्शन का लिस्ट अगर किसी क्रिमिनल या सिविल केस में कन्विक्शन हुआ हो। इन सभी पेपर्स का वेरिफिकेशन पहले बताए हुए पद्धति से, अभी जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, चुनाव आयोग करेगी।
इसके बाद चुनाव आयोग कैंडिडेट्स का लिस्ट कंस्टिट्यूंसी वाइज जारी करेगी। सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा। अब चुनाव प्रचार का सारा खर्च और प्रबंध चुनाव आयोग करेगी। पार्टी या कैंडिडेट को एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। अब किस तरह होगा, इसके लिए चुनाव आयोग विभिन्न जगहों पर इन प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले भाषणों के लिए समय का निर्धारण करेगी और पब्लिक को निमंत्रित करेगी जो इन प्रत्याशियों को सुनना चाहेंगे। अब जैसे आप दिल्ली का ले लें तो रामलीला ग्राउंड पे एक कोई दिन फिक्स कर देगा कि भाई आज आप जो है इन पार्टियों के कैंडिडेट को या प्रधानमंत्री को और अपोजिशन लीडर के का जो है अपने कैंडिडेट के पक्ष में भाषण सुन सकते हैं। उसी तरह पटना हुआ तो गांधी मैदान में, पटना सिटी में तो मंगल तालाब के पास, इस तरह करके जो है वो उसको अरेंज करेंगे जिस तरह से अभी विभिन्न दल करते हैं। इन प्रत्याशियों को टीवी रेडियो पर भी अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा। हर एक प्रत्याशी और पार्टी अपने पोस्टर्स के लिए चुनाव आयोग को मटेरियल देंगे जिन्हें चुनाव आयोग छपवाकर जगह जगह लगवाएगा। किसी भी कैंडिडेट को इस तरह हम देखते हैं कि चुनावी मद में एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए उनके पास अप्रोच करता है तो इसे कैंडिडेट का कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा और उसे 10 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी या कैंडिडेट धर्म, जाति, इस तरह के किसी भी भेदभाव वाली बातों पर मत नहीं मांग सकते। आजकल तो लोग खुलेआम बोलते हैं हमारी जो है धर्म के लोग जो है एकजुट होकर वोट दें, तो हिंदुओं को हराना है तो मुसलमानों को एक साथ रहना है, तो हमारे फलाना जाति के लोग जो है हमारे साथ हैं। इस फेसिपरस टेंडेंसी को रोकना होगा अगर देश को बचाना है। अब पार्टी मैनिफेस्टो का हम लोग कोई महत्व नहीं देते हैं। पार्टी मैनिफेस्टो में जो कुछ भी लिखा हो, अभी जैसे किसान आंदोलन ही चल रहा है, हर पार्टियों ने, कांग्रेस ने, आपने किसानों के लिए जिस जिस बातों पर ये 3 जो है बिल लाए गए हैं और कानून बना है, वो सब ये अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए थे और आज उसका विरोध कर रहे हैं। तो पार्टी मैनिफेस्टो को महत्व देना होगा। हर एक पार्टी कैंडिडेट अपना कैंडिडेचर चुनाव आयोग द्वारा कन्फर्म होने के बाद अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम डिटेल के लिए पब्लिश करेगी, जो कि वो जीतने के बाद अगर सरकार बनने का मौका मिले बनाने का तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। चुनाव के बाद अगर ये सरकार में आने के बाद इन पॉलिसी और प्रोग्राम से डिविएट करते हैं तो इन पर मुकदमा किया जा सकता है। ये बात जो है इनको अपने पार्टी मैनिफेस्टो को बनाने में भी सतर्क रखना होगा और उसे लागू भी करना होगा। तब ये ऐसे वायदे से करने से कतराएंगे जो ये लागू नहीं कर सकते हैं या जो प्रैक्टिकेबल नहीं है। अब ये मुकदमा किस तरह होगा, तो ये मुकदमा राज्य सरकार के विरुद्ध राज्य के हाईकोर्ट में और केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। ये मुकदमे कभी भी नहीं किए जा सकते। ये मुकदमे चुनाव के 4 वर्षों के बाद दाखिल किए जा सकते हैं और कोर्ट को 6 महीने के अंदर इन पर फैसला देना होगा। अगर न्यायालय में सिद्ध हो जाता है कि सरकार अपने घोषित प्रोग्राम से डिविएट कर रही है और उसे लागू करने की कोशिश नहीं कर रही है, तो कदम नहीं उठा रही है, तो सरकार के सारे मंत्री अगले चुनाव में भाग नहीं ले जाए। अब एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है राजनीतिक दलों में सुधार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चर्चाओं में देखा है कि हमारे यहाँ पार्टी ही जो प्राइवेट कंपनी बन गई, इसको किस तरह रोकना होगा। डेमोक्रेसी, अगर हम बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो पार्टी में भी डेमोक्रेसी लानी होगी। जिस तरह जनप्रतिनिधियों को हम हर एक 5 साल पे चुनते हैं, उसी तरह इनकी भी चुनाव होनी चाहिए। और ये चुनाव कौन कराएगा, तो जो है ये खुद नहीं कराए, ये चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग 5 साल के बाद ही तो दूसरे MP MLA के चुनाव में वो अपना जो है एनर्जी लगाएंगे। बीच में क्या करें, बीच में यही करें। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो चुनाव में भाग लेने के लिए इकट्ठे होते हैं और साधारणतया सेम आइडियोलॉजी से प्रेरित होते हैं। ये राजनीतिक दल कुछ रूल्स और रेगुलेशन के अंदर कार्य करते हैं। ये दल विभिन्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रत्याशी का चयन करते हैं। अन्य विकसित प्रजातांत्रिक
देशों में चुनाव समाप्त होने के बाद ये दल सरकार के कार्य में या अपोजिशन लीडर के कार्यों में कोई दखल नहीं देते। आपने सुना है कि अमेरिका में या जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है डेवलप्ड है, वहाँ संगठन हावी हो सरकार पे, संगठन हावी हो MP MLA पे, कहीं नहीं है। ब्रिटेन में इलेक्शन के बाद जब लेबर पार्टी के नेता टोनी ब्लेयर की हार हुई थी तो कंजर्वेटिव पार्टी की जीत हुई थी, तो टोनी ब्लेयर ने ही केवल जो है रिज़ाइन नहीं किया था, बल्कि लेबर पार्टी के सारे ऑफिस बियरर ने रिज़ाइन किया था और एक अनदर सेट ऑफ पीपल अपोजिशन लीडर बने थे लेबर पार्टी के और संगठन में आए थे। सारे लोग विलुप्त हो गए थे। क्या हमारे यहाँ ही हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राय सारी पार्टियाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली चर्चाओं में देखा है। और जो नेता हैं उन्होंने राजनीति को अपना पेशा बना लिया है। अब आप कांग्रेस पार्टी को ही देखें, बार बार कांग्रेस पार्टी हार रही है, लेकिन शीर्ष नेता बैठे हुए हैं। हर केवल कांग्रेस की ही बात नहीं है, कम्युनिस्ट और भाजपा को छोड़कर हर पार्टियों की स्थिति यही है। अब ये क्यों हुआ? हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के बाद पार्टी सिस्टम का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? कांग्रेस पार्टी। फ्रीडम स्ट्रगल के दिनों में कांग्रेस पार्टी एक कॉमन प्लेटफॉर्म था जहां विभिन्न आइडियोलॉजी से प्रेरित लोग जैसे लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट, राइटिस्ट एक कॉमन गोल के लिए कार्य कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद गांधी जी कांग्रेस के सर्वेसर्वा हो गए थे। अगर कोई गांधी जी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता था तो उसका स्थान कांग्रेस में नहीं रहता था। अब इसका उदाहरण हम देते हैं। सुभाष बोस ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव 1939 में गांधी जी के कैंडिडेट सीताभी पट्टारमैया के खिलाफ जीता था प्रेसिडेंट का चुनाव। अब देखिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव 2 बार हुआ था, जिसमें 2 ही बार हुआ है। अदरवाइज वो 1920 के बाद तो गांधी जी जिसको चाहते थे बना देते थे। 1929 में सर्वसम्मत से सरदार पटेल का नाम आया था। 1929 में भी बारदोली आंदोलन उन्होंने किया था, हर कोई समझता था यही बनेंगे। लेकिन एक अननोन पर्सन जिसने कभी किसी संगठनात्मक कार्य में या कोई जो है जेल जाने के लिए और कोई आंदोलन में हिस्सा लिया रहा हो, जवाहरलाल नेहरू को भाई भतीजेवाद, क्योंकि उनके फादर ने चिट्ठी लिखी थी और गांधी जी उनके जो है मोतीलाल नेहरू ने जो मदद किया था उनको कांग्रेस में उभरने के लिए, उससे वो एहसान के तले दबे हुए थे। तो उन्होंने जो है उनके लड़के नेहरू को जो है प्रेसिडेंट चुन लिया। पूरे जो कांग्रेस पार्टी अवाक थी कि ये कहाँ से एक नए लड़के को, यूथ को इन्होंने बना दिया है। तो 1939 में महात्मा गांधी के नहीं चाहते हुए भी महात्मा गांधी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया हमारा कैंडिडेट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सीताभी पट्टारमैया को हराया था। और उसी तरह 1946 में जब जो है चुनाव हुआ था कांग्रेस प्रेसिडेंट का, तो ये 2 बार जो है चुनाव हुआ है। तो उसमें गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि नेहरू हमारा कैंडिडेट है और नेहरू को किसी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नॉमिनेशन नहीं आया था, उन्हें कहीं भी एक वोट भी नहीं मिला था। और 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ओवरवेलमिंगली सरदार पटेल को और 3 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आचार्य कृपलानी का नाम जो है अपने AICC के मेंबर्स के द्वारा चुनाव के बाद। तो गांधी जी वाज सो पॉपुलर एंड नेहरू वाज सो पॉपुलर। अब आप इससे समझें। लेकिन प्रजातंत्र, अच्छा अभी जो 19 ये जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गांधी जी किस तरह डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से कांग्रेस को चलाते थे, 1939 में प्रेसिडेंट के चुनाव में सीताभी पट्टारमैया को हराकर सुभाष बोस जीते थे। लेकिन प्रजातांत्रिक रूप से जीते हुए कांग्रेस के इस प्रेसिडेंट को, जो देश में उस समय काफ़ी पॉपुलर थे, जहाँ भी वो जाते थे 5-10 लाख की जनसंख्या में लोग उनसे जो है उनके भाषण सुनने आते थे। गांधी जी और उनके अनुयायियों
के नॉन कोऑपरेशन के रवैये के कारण इस्तीफ़ा उनको देना पड़ा और कांग्रेस को उनको छोड़ना पड़ा। इसका कारण केवल यही था कि कई मुद्दों पर बोस का गांधी जी से मतभेद था। उस समय वो चाहते थे, वो दूरदर्शी थे, वो कहते थे कि जो अभी माहौल है यूरोप का, अभी युद्ध अवश्यम भावी है, उन्होंने भांप लिया था। ये वॉज सो इंटेलिजेंट। और इसी समय एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और यही आंदोलन 1942 में लीडरलेस, बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी तैयारी के उन्होंने करना चाहा था 42 को भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि फेल हो गया। ये अगर 1939 से सुभाष बोस के नेतृत्व में किया जाता तो देश का जो एक इतिहास और भविष्य था वो दूसरा ही होता। कांग्रेस अंग्रेज को बहुत पहले भाग जाना पड़ता। इस घटना के बाद जो कि उनको रिजाइन करना पड़ा था, श्री औरबिंदो, महर्षि औरबिंदो ने कांग्रेस पार्टी और गांधी जी के बारे में जो लिखा था वो आज हम लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने कहा था, द कांग्रेस एट द प्रेजेंट स्टेज व्हाट इज इट बट ए फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गांधी इज द डिक्टेटर लाइक स्टालिन, आई वोंट से लाइक हिटलर। हिटलर और स्टालिन में फ़र्क था। स्टालिन क्या करता था कि वहाँ वो दिखाने के लिए पार्लियामेंट और असेंबली की भी बात करता था, लेकिन वो जो चाहता था उसमें वही चीज़ रखे जाते थे, और हिटलर तो वो भी नहीं चाहता था। तो उनका कहना था कि ही वॉज लाइक स्टालिन, व्हाट गांधी सेज दे एक्सेप्ट एंड इवन द वर्किंग कमिटी फॉलोज हिम, देन इट गोज टू AICC विच अडॉप्ट्स इट एंड देन द कांग्रेस। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन except for socialists who are allowed to differ provided they don't seriously differ. Whatever resolutions they pass are obligatory on all provinces, whether the resolutions suit the province or not. There is no room for any independent opinion. Everything is fixed up before and the people are only allowed to talk over it like Stalin's parliament. अच्छा, अब देखिए, कांग्रेस ने हाई कमांड कल्चर की भी शुरुआत की आज़ादी से पहले ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार जब कांग्रेस ने राज्यों में सरकारें बनाई थी तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें, उस समय प्रधानमंत्री कहे जाते थे मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेस पार्टी ने 1937 में एक पार्लियामेंट्री सब कमेटी सेटअप किया था जिसे हाई कमांड के नाम से जाना जाता था। इस कमेटी के सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल। इस कमेटी का कार्य था विभिन्न कांग्रेस के मंत्रियों और लेजिस्लेचर्स के कार्यों की समीक्षा पूरे देश में और सुपरविज़न करना, ताकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अनुसार कार्य करें और वो नज़र रखना कि कार्य कर रहे हैं या नहीं। सभी मंत्री हाई कमांड के निर्देशों का पालन करते थे। जो पालन नहीं करते थे उन्हें दंडित भी किया जाता था, जैसा कि सेंट्रल प्रोविंस के केस में हुआ था जब डॉक्टर खरे ने हाई कमांड के निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया। तब उन्हें हटाकर पंडित रविशंकर शुक्ला को सेंट्रल प्रोविंस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ये था इनका डेमोक्रेसी कांग्रेस। इन घटनाओं से ये पता चलता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले ही जब कांग्रेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत सरकार चलाना शुरू किया था तो पार्टी में अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। गांधी जी और कांग्रेस संगठन में उनके अनुयायियों को चुने हुए प्रतिनिधियों के पर कोई विश्वास नहीं था। इन सब बातों से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो कांग्रेस ने पार्टी की शुरुआत की उसके क्या पिलर्स थे, क्योंकि नेहरू उस समय जो है अग्रणी भूमिका में आ गए थे। झूठ, अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस एंड साइकोफेंसी। अब झूठ क्या था? 15 अगस्त 1947 के बाद कांग्रेस ने देश में एक झूठ फैलाना शुरू किया कि देश में अंग्रेजों के जाने का बस एक ही कारण था। क्या? कांग्रेस के नेताओं का त्याग और विभिन्न आंदोलन। इन चीज़ों का श्रेय केवल गांधी जी और नेहरू को दिया जाने लगा, जो कि सरासर झूठ था। सर एटली ने, पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने कहा है, सर एटली ने, जिसने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट मूव किया था चर्चिल के विरोध के बावजूद, उन्होंने कहा था कि INA के चलते वहाँ की सैनिक और जो है पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस जो है हमारे विरुद्ध हो गए, तो इसीलिए हमें भारत को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से हम गोरे सैनिकों को भेजने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी तबाही हो गई।
ये उनका कथन था। और यहाँ झूठ फैलाया गया कि ये तो दे दी चुने आज़ाद बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो 50,000 आदमी जो है वो शहादत मिली उनको, INA में 26,000 सैनिकों ने अपनी जान दी, कहीं नहीं है। कोई शहीद नहीं हुए, वो अहिंसा से ही हमें सब कुछ मिल गया और अंग्रेज भाग गए। INA, सुभाष बोस और अन्य नॉन कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेस के सभी के स्टॉलवर्ट सरदार पटेल, JP, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 1946 का नेवल म्यूटनी का स्थान इतिहास से निकाल दिया गया। आप पढ़े लिखे लोगों को आप जो है पूछिए कि एक मुटनी हुई थी जिससे देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों को विवश होना पड़ा था, तो वो कहेगा हाँ एक हुआ था, वो 1857 में। 1946 की नेवल म्यूटनी जो पूरे देश में फैल गई थी, जिसमें आर्मी और एयर फोर्स भी सम्मिलित था, INA उनका आदर्श था और 25 लाख रिट्रेंच सेना सेकेंड वर्ल्ड वार की, वो उस समय और उनके पीछे पूरे देश में जो है हर जगह आंदोलनरत हो गया था। यही विवश किया था अंग्रेज़ों को भागने के लिए। इसका हम लोगों को कोई भी इतिहास में जो स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। अब ये कौन किया? लेफ्टिस्ट और दरबारी इतिहासज्ञों ने स्कूली और सरकारी इतिहास के किताबों में आज़ादी का सारा श्रेय नेहरू और गांधी को दिया। उसमें ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी गुड्डे और गुड़ियों से खेलती थी कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम खेल रहे हैं। जिसका जान गया, जो अपने जान पे खेलकर देश के लिए आज़ादी लिया, उसका कहीं नहीं है। और गुड्डे और गुड़ियों से खेलने वाले का नाम हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, जो जेल में रह के अपने बेटियों को चिट्ठी लिख रहे हैं, मनमाना खाना खा रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उनका नाम चारों तरफ है। और जो जयप्रकाश नारायण को नंगे करके जो है, इवन कांग्रेस के नेताओं को उनका बलिदान जो है कोई जो है नहीं जानता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गरीब घर के थे, उन्होंने त्याग किया था। अगर उनकी चिट्ठियों को देखें जो उन्होंने अपने वकालत को छोड़ते हुए अपनी पत्नी को लिखा था, मार्मिक चिट्ठी है कि हम करोड़पति हो सकते हैं लेकिन देश के लिए हमें कुछ करना होगा। और नेहरू ही वाज ए ब्रीफलेस बैरिस्टर, वो नौकरी की खोज में थे और गांधी जी ने उनको कहा था आओ तुम इसमें कुछ सम्मिलित हो जाओ तो तुम इंगेज हो जाओगे। ये उनके बायोग्राफी में है, ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। यू गो थ्रू दीज बुक्स यू विल फाइंड इट। अब अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस क्या हुआ? हालांकि कांग्रेस ये श्रेय लेती है कि आज़ादी के बाद पार्टी एक डेमोक्रेटिक देश की शुरुआत की, लेकिन इसी पार्टी ने गांधी के दबाव में देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू को अप्रजातांत्रिक ढंग से थोप दिया। कांग्रेस पार्टी ने 1946 में लगभग यूनिवर्सली सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना था, जैसा कि अभी अभी हमने कहा था। गांधी जी ने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद किसी PCC ने नेहरू को वोट नहीं दिया था। दे वेर सो पॉपुलर। लेकिन फिर भी एक पद लोलुप नेहरू और कांग्रेस के डिक्टेटर गांधी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और नेहरू के रूप में एक अयोग्य नेता को प्रधानमंत्री मनोनीत किया। दिस वॉज द अनडेमोक्रेटिक practices with which we have started our newly born country, reborn country। न्यूली बॉर्न कंट्री हम नहीं कह सकते, हमारा देश तो हजारों साल पुराना है। न्यूली रीबॉर्न। अब साइकोफेंसी, अब जो कांग्रेस साइकोफेंट्स का भीड़ क्यों हो गया? नेहरू ये जानते थे कि किसी PCC ने उन्हें अपने नेता के रूप में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संगठन और सरकार के विभिन्न की पदों पर साइकोफेंट्स और कमज़ोर लोगों को बैठाना शुरू किया। ऐसे लोग पद पर रहने के लिए नेहरू पर ही डिपेंडेंट थे। आगे चलकर नेहरू ने खुद को ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया और फिर अपनी बेटी इंदिरा को भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। हालांकि उस समय आज़ादी के वक्त कई बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता थे। चूँकि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद अपनी पार्टी की नींव ऐसी अप्रजातांत्रिक प्रैक्टिस के आधार पर रखी, इसीलिए बाद में जितनी भी अन्य पार्टियां बनी उन लोगों ने भी इन्हीं को फॉलो किया। इस तरह इन पार्टियों ने देश के डेमोक्रेसी को पार्टीक्रेसी में बदल दिया।
इस समय बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर अन्य सभी पार्टियां किसी परिवार या सुप्रीमो के नियंत्रण में रहते हैं। ये लोग चुनाव के समय में पार्टी का टिकट बांटते हैं और बेचते भी हैं खुलेआम। उसी जो पार्टी ये बेचता है, खासकर बसपा, उसमें खुलेआम लोग कहते हैं इतने करोड़ हमने दिए और हमने टिकट लिए। ये लोग चुनाव के समय पार्टी का टिकट बेचते हैं। इन पार्टियों से चुनकर आए हुए प्रत्याशी इन्हीं पार्टियों की प्रॉपर्टी होते हैं, क्योंकि वे पार्लियामेंट और असेंबली में किसी भी इशू पर अपने कॉन्सेंस से वोट नहीं दे सकते। पार्टी सुप्रीमो द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार ही उन्हें वोट करना होता है। इसके उल्लंघन करने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती। इसलिए अगर हम अपने प्रजातांत्रिक पद्धति में सुधार चाहते हैं ताकि योग्य व्यक्ति ही देश पर शासन करे, तो पार्टी सिस्टम में सुधार करना होगा, क्योंकि पार्टी ही प्रत्याशी चुनती है। अब ये सुधार क्या हो? सभी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग में रजिस्टर करते वक्त अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का लक्ष्य, पार्टी के सदस्यों की सूची, यह जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर चुनाव आयोग पार्टी के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कराएगी। पार्टी के ऑफिस बियरर की सूची सबमिट करनी होगी। हर एक पार्टी को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, वोटर को किसी तरह का लालच न देंगे। अगर कोई पार्टी कैंडिडेट इन आधारों पर वोट मांगती पाई जाएगी तो उसे अगले 10 वर्षों तक चुनाव में भाग देने से रोक देना होगा। किसी पार्टी को यदि एक राज्य में मिनिमम 10% वोट प्राप्त होता है तो उस पार्टी को उस राज्य के लिए क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा और उस राज्य के लिए चुनाव आयोग पार्टी को एक चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में 10% वोट पाना होगा। हर एक पार्टी चुनाव आयोग को प्रतिवर्ष अपने वित्तीय लेन देन का हिसाब सबमिट करेगी। पार्टी को ऑफिस बियरर की अवधि 3 वर्षों की होगी। हर पार्टी के ऑफिस बियरर का चुनाव आयोग हर एक 3 वर्षों पर पार्टी के द्वारा सबमिट किए गए सदस्यों की सूची से मतदान के द्वारा कराएगी। और ये मतदान उसी तरह होगा जैसे MP MLA का चुनाव होता है। तभी इन पार्टियों में सुधार होगा। ऐसा ना कि 20 वर्षों तक एक ही महिला बैठी हुई है, एक प्रेसिडेंट, एक जो है जेल से रह के जो है अपना पार्टी चला रहा है और जो है सिंबल बांट रहा है। उसमें भी जो MP MLA बनने के क्राइटेरिया हैं वही क्राइटेरिया इसमें भी रहनी चाहिए, होगी। जो MP MLA बनने का जो है क्राइटेरिया रहेगा, उसी क्राइटेरिया पर, उसी मानदंड पर जो है पार्टी में भी ऑफिस बियरर चुने जाएंगे, क्योंकि यही लोग हैं जो टिकट बंटवारा करते हैं, कई डिसीजन लेते हैं। तो ये अपराधी किस्म के और जेल यात्री कैसे हो सकते हैं? फिक्स टर्म कुछ पदों के लिए जैसे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी जनरल सेक्रेटरी का टेन्योर फिक्स्ड होना होगा। यह 2 बार का होगा ताकि यह पद व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्ति न हो जाए। अगर इन बातों को हम लागू करें, इसमें ये हमारा एक सबमिशन है, हमारी एक सोच है जो एक व्यक्ति ने की है। तो अगर इन बातों में थोड़ा फेरबदल करके हम सेलेक्टिव इलेक्टिव पद्धति अगर अपने देश में अपनाएं तो ये हम सोच सकते हैं कि अच्छे लोग शासन में आएंगे और हमारा देश समृद्धि और प्रगति के राह पर